फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित है। पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे आदिकाल के गद्य साहित्य के संबंध में, और जो पहली कृति थी वो थी कवि रोड़ा की राउरबेली। राउरबेली के संबंध में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने अपनी जो क्लास ख़त्म की थी वो यहाँ से ख़त्म की थी कि इसमें नक्शिक वर्णन की परंपरा का प्रयोग किया गया है। तो ये नक्शिक वर्णन क्या होता है, इस संबंध में मैंने कहा था कि मैं अपनी अगली क्लास में आपसे बात करूँगा। तो देखिए, नक्शिक सीधा सा मतलब है नख माने नाखून और शिख माने शिखा यानी चोटी, यानी पैर के नाखून से लेकर के और सर की चोटी तक का जो वर्णन होता है उसे नक्शिक वर्णन कहते हैं। यानी सर से लेकर के पैर तक जितने भी सौंदर्य के जितने भी अंग हैं उन सब का वर्णन करना नक्शिक वर्णन कहलाता है। साहित्य में इसे कविताओं में प्रयोग किया जाता है और कविताओं के अंतर्गत सर से लेकर के पैर तक जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों के सौंदर्य का वर्णन नक्शिक वर्णन कहलाता है। अभी एक फिल्म का एक गीत है कि तेरा सरापा ऐसा है हमदम। तो जो सरापा है, सरापा का मतलब होता है नक्शिक। सरापा सर से लेकर के पाँव तक या पाँव से लेकर के सर तक। तो सरापा और नक्शिक ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नक्शिक का मतलब समझ गए होंगे आप कि साहित्य में एक ऐसा वर्णन, कविताओं के अंतर्गत एक ऐसा वर्णन जिसमें पैर से लेकर के सर तक के समस्त अंगों के सौंदर्य का कविताओं में वर्णन किया गया हो, उसे कहते हैं नक्शिक वर्णन। तो राउरबेल के पश्चात हम जिस अगली रचना पर बात करेंगे उस रचना का आप नाम लिखेंगे। अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी। हम यहाँ से आप कुछ नोट्स देंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी उसे व्याख्यायित करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए, ये पहली कृति है हमारी, लिखेंगे आप। रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। रचनाकार का नाम लिखेंगे दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। रचनाकाल 12वीं शताब्दी। अब इस कृति के संबंध में कुछ हम बिंदु लिखेंगे। लिखिए पहला बिंदु, दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना महाराज के राजकुमारों की व्यावहारिक शिक्षा हेतु उन्होंने इस ग्रंथ की रचना महाराज के राजकुमारों की व्यावहारिक शिक्षा हेतु तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। यानी दामोदर शर्मा एक प्रकार से ये जो कृति लिखी है वो एक ट्यूशन देने के रूप में लिखी है। जो महाराज गोविंद चंद थे उनके राजकुमारों को जीवन जगत की शिक्षा देने के लिए, व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए उस समय की जो भाषा थी उस भाषा में संस्कृत को कैसे सीखा जाए यह ट्यूशन देने के लिए। यानी वो ट्यूशन किस दे रहे थे, वो ट्यूशन दे रहे थे संस्कृत कैसे सीखना है। तो किस भाषा में दिया, उस समय जो तत्कालीन भाषा थी अपभ्रंश, उसमें ये लिखा गया है। अगला बिंदु लिखेंगे, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग इसी ग्रंथ से प्रारंभ होता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग
इसी ग्रंथ से प्रारंभ होता है। अगला बिंदु लिखेंगे, बनारस एवं उसके आसपास की लोक संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया है। बनारस एवं उसके आसपास की लोक संस्कृति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अगली कृति हम लिखेंगे वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर। रचनाकार का नाम लिखेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। रचनाकाल 14वीं शताब्दी। अब इसके संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु हम लिखेंगे। यह मैथिली भाषा का आद्य गद्य ग्रंथ है। यह मैथिली भाषा का आद्य गद्य ग्रंथ है। आद्य मतलब एकदम प्राचीन, सबसे पहला, सर्वप्रथम, यानी मैथिली भाषा का एकदम सबसे प्राचीन जो प्राप्त ग्रंथ है वो ग्रंथ है ये। कुछ विद्वान इसे शब्दकोश कहते हैं। कुछ विद्वान इसे शब्दकोश कहते हैं। अगला बिंदु, इसमें 8 कल्लोल हैं। इसमें 8 कल्लोल। कल्लोल मतलब अध्याय। अध्यायों का नाम यहाँ पर कल्लोल रखा गया है। कोई सर्ग रखता है, कोई अध्याय रखता है ना। जैसे आप देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो में अध्यायों का नाम समय रखा गया है। समय, कुल 69 समय है पृथ्वीराज रासो में। तो यहाँ पर अध्याय का नाम है कल्लोल। इसमें 8 कल्लोल हैं। 8वां कल्लोल अधूरा है। अगला बिंदु लिखेंगे, इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित करवाया गया था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आदिकाल का जो गद्य साहित्य था वो समाप्त होता है। अब हम अगला बिंदु लिखेंगे, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। अगली हेडिंग डालेंगे आप, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। और इसमें जो पहले कवि हमारे आएंगे वो होंगे स्वयंभू। लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। पहली रचना लिखेंगे इनकी पौम चरिव। पौम, पौम चरिव, पौम चरिव। दूसरी लिखेंगे रिट्ठणेमि चरिव। रिट्ठणेमि चरिव। तीसरी लिखेंगे स्वयंभू छंद।
रचना काल लिखेंगे 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी। अब कुछ बिंदु लिखते हैं स्वयंभू के संबंध में। पहला बिंदु लिखेंगे स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यानी अपभ्रंश के बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट, इन्हें निम्नलिखित उपाधियां भी प्राप्त थीं। कविराज चक्रवर्ती, कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि, छंदस चूड़ामणि, विजय शेषित, विजय शेषित तथा कविराज धवल, कविराज धवल। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे पौमचर्यु अपभ्रंश में लिखा गया है। पौमचर्यु अपभ्रंश में लिखा गया है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। इसमें 5 कांड हैं। देखिए, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी पौमचर्यु है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो पौमचर्यु अपभ्रंश में लिखा गया है। इसे जैनी रामायण भी कहते हैं, जैनी यानी जैन लोग, और इसमें 5 कांड हैं। अगला बिंदु लिखेंगे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इस कथा को पूर्ण किया था। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इस कथा को पूर्ण किया था। नेक्स्ट बिंदु, पौमचर्यु में कथा के अंत में त्रिभुवन ने पौमचर्यु में कथा के अंत में त्रिभुवन ने अपनी राम कथा को सप्त महासर्गांगी कहा है। सप्त महासर्गांगी कहा है। नेक्स्ट, पौमचर्यु में सीता की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं बल्कि अयोध्या में होती है। पौमचर्यु में सीता की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं बल्कि अयोध्या में होती है। पौमचर्यु राम से संबंधित काव्य है, राम काव्य है। अगला बिंदु लिखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। नेक्स्ट, इस रचना में कुल 12,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट, इस रचना में कड़वक बद्ध रचना पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। इस रचना में कड़वक बद्ध रचना पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। कड़वक बद्ध, कड़वक बद्ध क्या होता है, इस संबंध में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, जो कड़वक होता है ये एक प्रकार की रचना शैली है, यानी कविता की
कोई कृति लिखने की ये एक स्टाइल है, कड़वक शैली। कड़वक स्टाइल में लिखा गया है। कड़वक स्टाइल क्या है? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने 5 या 7 चौपाइयाँ लिखी और उसके बाद फिर एक दोहा लिख दिया, फिर 5-7 चौपाई, फिर एक दोहा, फिर 5-7 चौपाई, फिर एक दोहा। तो इस क्रम को हम कहते हैं कड़वक शैली या कड़वक बद्ध रचना। प्रत्येक 5-7 चौपाइयों के बाद एक दोहा जब आता है तो हम इसे कहते हैं कड़वक शैली। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो दोहा है ये अलग अलग युग में, अलग अलग भाषा के युग में या साहित्य के अलग अलग युगों में इसका नाम अलग अलग बदलता रहा है। चौपाइयाँ तो वही रही हैं लेकिन ये क्रम बदलते रहे हैं। अपभ्रंश में दोहे की जगह पर आरिल्ल का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? आरिल्ल का। और सूफियों ने आरिल्ल के स्थान पर दोहे का प्रयोग किया और सूफी इन दोहों को धत्ता कहते थे। क्या कहते थे? धत्ता। तो इस प्रकार धत्ता, दोहा या आरिल्ल को बीच में लाना और 5-7 चौपाइयों के बाद इनका बार बार प्रयोग करना, इस तरह से कोई रचना अगर लिखी जाती है तो उसे हम कहते हैं कड़वक बद्ध शैली में लिखी गई रचना।